हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम। और आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारे बीएससी फिफ्थ सेम के हिसाब से। तो अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी हर न्यूक्लियस वांट्स स्टेबिलिटी। हर न्यूक्लियस क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। अब वो कैसे मिलती है उसको स्टेबिलिटी? वो क्या करता है? कुछ पार्टिकल इमिट करता है, फिजन फ्यूजन रिएक्शंस करता है, ये सब बातें होती। तो डीके करता है, विखंडित होता है। तो वो कैसे काम करता है? जैसे अल्फा डीके। अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है? अल्फा पार्टिकल बनता है He4 2 से। ये अल्फा है। तो इसमें क्या होता है? द्वि आयनित डबल होते हैं, डबल आयन वाले एक हीलियम एटम होता है। इसमें क्या होता है? इनका जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होते हैं। और इनका मास जो होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के मास को जोड़ने के बाद में जो मास मिलता है वो उसके मास के बराबर होता है। अल्फा डी के। अब अल्फा इमिट कैसे होता है? अनस्टेबल एटम होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है। इसको बोलते हैं अपन अल्फा डी के। जैसे देखो जेड एक्स ए। अब आइए सही रिएक्शन। तो जेड एक्स ए, Z-2 A-4 2He4 अल्फा पार्टिकल मिल गया। अब इसकी क्यू देखा तो इसका मास निकाला, इसका मास निकाला, इसका मास निकाला, C² लगा दिया, यानी क्यू यानी एनर्जी निकल गई। अगर एनर्जी ज़्यादा है जीरो से, नेगेटिव एनर्जी नहीं, तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी इन अल्फा डी के। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा डी के, काइनेटिक एनर्जी निकाली, आता है इसमें से एग्जाम में। काइनेटिक एनर्जी शायद फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला में वैल्यू रखो, वैल्यू से आंसर निकालो। के अल्फा एम वाई यानी मास ऑफ एम वाई, यानी ये मास ऑफ इसका और अल्फा पार्टिकल का मास इक्वल टू क्यू। अब क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू निकालेंगे यहाँ से, ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो के अल्फा आ गया। फिर डॉटर न्यूक्लियाई के कारण क्या? एम अल्फा अपॉन एम वाई प्लस एम अल्फा, क्यू आ गया। डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको। अब देखो के अल्फा और के डॉटर दोनों आ गए। के अल्फा निकाला, ये आ गया, यानी वैल्यू रख दी एम वाई की, मास ऑफ इनकी इनकी वैल्यू रख दी। के अल्फा आ गया, के डी आ गया, दोनों का डिवाइडेशन किया तो A-4/4। इस पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इस पे आता है, न्यूमेरिकल इस पे आता है, न्यूमेरिकल इस पे भी आता है, क्यू पे। ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल है वो एनर्जी, उनमें क्या होता है कि एनर्जी कम होने पर उनको आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन से पहले वो जितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कि जैसे पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल अगर जब तक वो आयोनाइज नहीं होगा तब तक वो जितनी दूरी ट्रैवल करेगा उसको अल्फा पार्टिकल की रेंज बोलते हैं, कि इस रेंज तक जाएगा। जैसे रेंज जा रहा है, जैसे यहाँ देखो, इस एक कर्व में समझाया मैंने, इसकी रेंज को कैसे समझाया, कर्व में समझाया। जैसे ये वॉल्यूम है, डिस्टेंस है, ये वॉल्यूम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर ये ऐसे डिस्टेंस की तरफ, स्ट्रैगलिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। विचरण यानी रेंज में बोल रहा है, जितनी रेंज है वो बढ़ती गई, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल हुई उसको बोलते हैं अपन स्ट्रैगलिंग इफेक्ट। यहाँ इस पॉइंट पे होता है स्ट्रैगलिंग इफेक्ट। ठीक है। तो ये जो बातें थी वो अल्फा डीके पे थी। इसी पे गाइगर नटल लॉ भी है, ये लॉ एग्जाम में पूछा गया 2 मार्क्स में। गाइगर नटल लॉ क्या होता है? लॉग लैम्डा बराबर A+B log R। अल्फा डीके इज मोर प्रोबेबल ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। ध्यान रखना, हैवी न्यूक्लियाई के लिए अल्फा पार्टिकल जो यहाँ था वो नीचे की ओर निकलेगा, इसको बोलते हैं अपन अल्फा डीके। ठीक है। 10 लैम्डा, इन दोनों में कर्व आता है एग्जाम में, ये यूरेनियम, ये थोरियम, ये एक्टिनियम, इन दोनों में। ठीक है। अब है टनल और गमाउ थ्योरी। अल्फा डीके के लिए क्या होती है? जैसे ये एक है A-4 और 4, यही बचता है ना, तो ये बच गया। इसकी रेडियस ये हो गई, इसकी रेडियस ये हो गई, दोनों में लगाया RC गुलाम, R1+R2, R1 लिखा, R2 लिखा, दोनों को जोड़ा, R0 कॉमन ले लिया, RC निकल गया। फिर है बैरियर की बात करी तो बैरियर लगाया, KZ-2P2E/R, सबको कॉमन लिया, VC आया। अब देखो RC ये रहा, इस RC को रखा यहाँ पे, है ना, तो ये आ गया गुलाम बैरियर आ गया। और क्या चीज़ आ गई? यहाँ आ गया गुलाम बैरियर आ गया। गुलाम बैरियर के बाद में RC यानी रेडियस आ गई। अब है नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। देखो नेचुरली तो इतनी मोटी दिखती है, बट की होती है थ्योरेटिकल क्या बात करती है, ऐसी होती है। तो अल्फा डीके जो है वो 2 बॉडी प्रॉब्लम है।
ठीक है, मेरा ये सबसे फेवरेट चैप्टर है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। अल्फा डीके क्या होता है, बीटा डीके क्या होता है, पॉलिन न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या होती है, तो ये सारी बातें करेंगे इसमें। तो यहाँ तक हमने बात करी थी, ये इसका कूलम्ब पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ तक बात करी अपन ने अल्फा डीके की। क्या अल्फा डीके समझ में आया? अल्फा डीके की बातें, आएगर नटल लॉ, उसके बारे में उनकी थ्योरी क्या कहती है, गमाऊ थ्योरी क्या कहती है, गमाऊ थ्योरी को पोटेंशियल बैरियर कैसे बनता है, अल्फा डीके में कितने कम होते हैं, क्या उसका मास नंबर होता है, के अल्फा क्या होता है, के डी क्या होता है, डॉटर इन दोनों का रेशो में क्या आंसर आता है, उनमें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर है। अब है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई क्या होता है, रेडियो एक्टिव डीके करके एक रियल हाई स्पीड यानी हाई वेलोसिटी से कोई, मतलब हाई हाई वेलोसिटी से मोशन करते हैं इनके पार्टिकल, मोशन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये जितना भी ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, ये तो नेचुरली मिलते हैं रेडियो एक्टिव, या हम बनाते हैं रेडियो एक्टिव बीटा। जो बीटा है इसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और बीटा प्लस उस पर जो प्लस लगाते हैं उसको पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन में प्लस लगाओगे तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा ना, वही वाली बात। इस पॉजिट्रॉन का निकलना, इनके मतलब ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ में उनके रिएक्शंस होना, ये सारी बातें होती है बीटा डीके के अंदर। अब बीटा डीके में क्या होता है देखो बताते हैं। बीटा माइनस डीके है ना, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन कम हो गया। जैसे ये बीटा माइनस है, ऐसे याद रख लो, बीटा माइनस होगा यानी प्रोटॉन नंबर एक बढ़ेगा। ठीक है, पहले ही बता चुका हूँ मैं ना। बीटा प्लस होगा यानी एक प्रोटॉन नंबर कम होगा, बस और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। तो देख लो ऐसे होता है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने निकल रहा है, -1 p1, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करवाया किससे, जेड एक्स, ये नॉर्मल एलिमेंट होता है, इससे कैप्चर करवाया तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीटा माइनस की निकाली, बीटा माइनस से निकाल के चेक करते हैं, तो बीटा माइनस निकाला तो जेड प्लस हो गया, प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा ना, मैंने बताया ना बीटा माइनस यानी प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा। इसका निकाला, इसका यहाँ लिखा, इसका ई रेस्ट मास है, क्यू का क्यू आ गया, तो क्यू बराबर क्या आ गया, एम एक्स माइनस एम गामा, एम एक्स माइनस एम गामा यानी प्रोडक्ट मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी मास ऑफ रिएक्टेंट और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इन दोनों का साथ में काम किया तो क्या आ गया, क्यू निकल के आ गया। लीनियर मोमेंटम की बात करी तो इन सब का मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करी यानी इनका स्पिन, स्पिन जो है, स्पिन ऑड स्पिन और इवन स्पिन दोनों को जोड़ा तो एच कट बाई 2 के होना चाहिए, यानी समेशन स्पिन ऑफ इवन इक्वल टू समेशन स्पिन ऑफ ऑड डॉट एच कट बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। अब क्या होता है, इफ न्यूक्लियाई लाइज इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिच रीजन, then proton or neutron convert into neutron or proton respectively through beta emission, so nuclei try to go in zone of stability in by beta emission। कहने का मतलब ये है कि बीटा डीके में होता है क्या है, पॉसिबिलिटी बीटा डीके में ये होता है कि न्यूक्लियाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिच रीजन में होता है। अब जब वो न्यूट्रॉन रिच रीजन में होता है तो प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। जब ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो बीटा इमिट करते हैं, बीटा पार्टिकल इमिट करते हैं बीटा प्लस या बीटा माइनस के रूप में, और ऐसा करके वो न्यूक्लियाई क्या होता है, जोन ऑफ स्टेबिलिटी की ओर कन्वर्ट होता है, यानी जोन ऑफ स्टेबिलिटी की ओर जाता है, ये होता है जोन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, अब ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 प्रकार से चेंज हो सकते हैं बीटा डी के। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 टाइप्स के, बताया था मैंने अभी पहले भी, बीटा प्लस डी के, बीटा माइनस डी के और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। देखो प्रोटॉन है, मैं ये चीज़ बताने नहीं आया, मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन निकाल रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकाली, क्यू की वैल्यू ज़्यादा आई यानी इमिटेड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इमिटेड। बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है। इधर क्या किया, इधर भी यही किया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में और एक बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है, एक बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब होता है कभी कभी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कन्वर्ट होता है ना, तो एक इंटू न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के द्वारा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है कोई एलिमेंट तो कन्वर्ट होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ने कैप्चर किया प्रोटॉन को, तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो बाइंडिंग एनर्जी के साथ में क्या होगा, फिर इन सब बातों को देखते हुए, बीटा कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन सब की बातों को देखते हुए फिर आता है बीटा स्पेक्ट्रम, कि बीटा स्पेक्ट्रा, बीटा डीके के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ देखो टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसके, टू बॉडी प्रॉब्लम होने से क्या होता है, तो ये सारी बातें स्पेक्ट्रम से कन्वर्ट होती है कि स्पेक्ट्रम में क्या होता है। ठीक है, देखो द स्पेक्ट्रम बिटवीन नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, ध्यान समझना, अब समझने वाली बात अब आई है इतनी देर बाद। ये तो अल्फा डी के बीटा डी के ये तो सबको समझ में आ जाते हैं, नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वाली बातें समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट का थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें ना। द स्पेक्ट्रम बिटवीन नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल वर्सेस एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल बताया, एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, तो बीटा माइनस का देखा ग्राफ बना, बीटा प्लस का ग्राफ देखा, दोनों ग्राफ देख लिए। अब इनके कंक्लूजन क्या बनते हैं, कंक्लूजन ये बनते हैं कि बीटा डी के इस टू बॉडी प्रॉब्लम, सो बीटा स्पेक्ट्रा शुड बी डिस्क्रीट बट इट इज़ कंटिन्यूस। अगर टू बॉडी प्रॉब्लम है तो वो डिस्क्रीट होना चाहिए ना, टुकड़ों में होना चाहिए, जबकि यहाँ तो कंटिन्यूस मिल रहा है मुझे। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात कह रहा है कि टोटल एनर्जी भी कंजर्व नहीं है बीटा डीके में। आगे दूसरी बात समझ में, एंड पॉइंट एनर्जी, जो एंड पॉइंट एनर्जी है ये भी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, और एंगुलर मोमेंटम भी नहीं पा रहा, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व नहीं है। लेप्टॉन नंबर तुम्हारे पार्टिकल फिजिक्स में समझ में आएगा तुमको, लेप्टॉन नंबर होता है क्या है, यहाँ तुम बस समझ लो थोड़ा सा। लेप्टॉन नंबर एक न्यूट्रिनो पार्टिकल है ना, न्यूट्रिनो को लेप्टॉन नंबर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेप्टॉन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो एक हाइपोथेसिस दी, किसने दी, पॉली ने। पॉली ने बताया कि आप ये मानो कि यहाँ पे कोई दो पार्टिकल नहीं है, दो पार्टिकल के अलावा एक पार्टिकल और है। To explain about the points, Pauli suggests that there is one more particle emitted with beta particle, जो कि चार्जलेस है तो चार्ज कंजर्व हो जाएगा, फर्मियोन ऑफ लेप्टॉन फैमिली तो लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो जाएगा, और क्या है, न्यूट्रिनो है, इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो को दिखाते हैं ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, और कौन सा होता है, म्यून न्यूट्रिनो, और कौन सा होता है, ताउ न्यूट्रिनो। तीन तरह के न्यूट्रिनो होते हैं। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिनो है तो क्या होगा, चार्जलेस होगा, मास टेंस टू जीरो, और इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ किसकी, न्यूट्रिनो की, चार्जलेस, चार्ज कंजर्व हो जाएगा, मास टेंस टू जीरो, स्पिन है, फर्मियोन है, फॉलो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स, लेप्टॉन फैमिली मेंबर, पार्टिसिपेट इन वीक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो वैसे हो गया। तो ये सारी बातें अगर समझ में आ चुकी, पाउली ने अपनी हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस का मतलब पहले भी समझाया था मैंने कि हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि वो उसमें अगर कन्वर्ट हो रहा है, अगर मेरी ये बात मानते हो तो मेरी सारी बातें समझ में आ जाएगी, तो बीटा डी के समझ में आ जाएगा। ये कहने का मतलब था हाइपोली का, कि ये बातें मानते हो, ये चीज़ मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो सारी बातें मानी जाएगी। तो क्या बताया, क्या कंक्लूजन निकला कि बीटा डी के इज थ्री बॉडी प्रॉब्लम, सो बीटा स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस, इमिटेड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बीटा एंड न्यूट्रिनो, तो ई नॉट बराबर कितना हो गया, ई बीटा प्लस ई गामा, देन टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, मैक्सिमम एनर्जी कैरिड बाई बीटा पार्टिकल, जो मैक्सिमम एनर्जी वो कौन ले जाएगा, बीटा पार्टिकल ले जाएगा। तो न्यूट्रिनो कैसा हो गया, स्पिन हाफ पार्टिकल, तो इस कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आ गया, स्पिन हाफ पार्टिकल सो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व, ई बीटा बराबर ई नॉट प्लस ई वी, द एंड पॉइंट एनर्जी भी सेटिस्फाई हो गई। न्यूट्रिनो इज लेप्टॉन फैमिली, सो लेप्टॉन नंबर रिमेन्स कंजर्व, लेप्टॉन फैमिली से न्यूट्रिनो लिया तो लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो गया, क्योंकि वहाँ एक कम हो रहा था, मैंने एक ले लिया, उससे अर्न किया हो गया, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो गया। नेक्स्ट जो बात करी वो किसकी बात करेगा, अब हम बात करेंगे इसकी, कैसे आया ये, जैसे देखो ये है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन निकला और एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, लेप्टॉन नंबर कंजर्व, ठीक है, हो गया कंजर्व, ये माइनस का था, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो, लेप्टॉन नंबर कंजर्व। अब बात है प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन में, ये हुआ तो ये माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल हुए, ये भी कंजर्व हो गया। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करिए, इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कंजर्व हो गया। और
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती किसमें, फ्री स्पेस में। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनका इनिशियल की वैल्यू मास कम है और फाइनल का मास ज़्यादा है। क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है कि स्टेबल पार्टिकल है, वैसे न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन में, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन इज पॉसिबल इन फ्री स्पेस। तो ये जब फ्री स्पेस में ये पॉसिबल होता है, यानी इसका क्या होता है, मीन लाइफ टाइम, इनका जो मीन लाइफ टाइम है, न्यूट्रॉन जो निकला न्यूट्रॉन जो है उसका मीन लाइफ टाइम अराउंड 17 मिनट होगा। उस 17 मिनट के कारण होती है। दोनों रिएक्शन की बात, अगर रिएक्शन नंबर 1 की बात, यानी इसकी बात यहाँ लिखिए, इसकी बात यहाँ लिखिए और इसकी बात यहाँ लिखिए, ठीक है। दोनों तीनों बातें समझ में आ गई। अब है गामा डी के। गामा डी के क्या होता है कि एक जैसे एक्सरे होता है, एक्सरे किस में आता है, एटॉमिक फिजिक्स में। एक्सरे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन एटम है, एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिशन होता है, उसके कारण क्या होता है, एक्सरे प्रोड्यूस होती है। वैसे के वैसे न्यूक्लियर के अंदर जो शेल है, उस शेल के अंदर जो ट्रांजिशन होता है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में, जो ट्रांजिशन है, उसके कारण क्या होता है, गामा गामा रे इमिट होती है। जैसे ये है एटम है, ये ट्रांजिशन हो रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है ग्राउंड, यहाँ क्या इमिट होगी, गामा डी, गामा रे है ना, गामा रे बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ जो इमिट होता है ये एटम के अंदर है, तो इसको बोलते हैं अपन एक्सरे, ठीक है। गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन से गामा डी के गामा रे डेवलप होती है। इफ पर्टिकुलर गामा ट्रांजिशन पॉसिबल थ्रू मल्टीपोल, इलेक्ट्रिक मोनोपोल डाइपोल क्वाड्रोपोल, तो डाइपोल से स्टार्ट होता है, यानी मल्टीपोल बोलते हैं इनको। ऑन पैरिटी सिलेक्शन रूल, पैरिटी सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करते हैं। जैसे मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, ये यानी माना मैंने, जैसे 0+ से ट्रांजिशन हो रहा है 1+ में, ठीक है। इसकी स्पिन कितना हो गया, जे आई कितना हो गया 0, और पाई आई कितना हो गया 1, यानी +1। जे एफ कितना हो गया 1, पाई एफ कितना हो गया +1। अब बस इस फॉर्मूले में रख दो, जे आई जे एफ की वैल्यू ये रही, रख दो, मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। और मल्टीप्लिसिटी अगर बढ़ गई तो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है बनने की। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक मोनोपोल यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ज़्यादा डोमिनेंट होता है बजाय मैग्नेटिक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि देखो ई बराबर क्या होता है, B/C, बी के अंदर सी का भाग दोगे तो इलेक्ट्रिक मिलेगा, है ना, तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक मल्टीपल डोमिनेंट ओवर मैग्नेटिक मल्टीपल, ये है पैरिटी चेंज हो रही है। यहाँ देखो, यहाँ चेंज हो रही है कि +1+1, यहाँ पैरिटी नो चेंज, यानी M1 E2 M3 E4 ये ऐसे चलता है। पैरिटी नो चेंज तो वो ऐसे मैंने बना दिया, ये मैग्नेटिक M1 E2 M3 M4। पैरिटी चेंज हो रही है तो E1 M2 E3 E4 ऐसे जिग में बता दिया कि कैसे इसको बनाना है। अब ये ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, इसको समझेंगे हम एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल समझो, ट्रांजिशन देखा मैंने, ट्रांजिशन देखा 1+ से 2-, जे निकाला, जे निकला 1 2 3, मैंने देखा पैरिटी चेंज हो रही है, पैरिटी चेंज हो रही है यानी नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ बनेगा हमारा E1 E2 E3 E4 E5, और यहाँ पे होगा M1 M2 M3 M4। तो ये कैसा बन गया, E1 M2 E3 E1 M2 E3, लेकिन इलेक्ट्रिक डोमिनेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन। एक और सीख लो, अगर पैरिटी चेंज नहीं हो रही तो वो कैसे बनेगा, ऐसे, यानी कहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे चेंज होगा तो यहाँ पे E1 E2 E3 E4, यहाँ पे आ जाएगा M1 M2 M3 M4 M5, है ना। तो देखो यहाँ पे पैरिटी चेंज नहीं हो रही है और इनकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 2 3 आ गई, 1 2 3 यानी 1 2 3। अब डोमिनेंट क्या होगा, डोमिनेंट एक तो ये होगा, एक ये डोमिनेंट होगा,
M1 और E2। अब देखो यहाँ मैंने ट्रांजिशन की बात करी, जीरो से जीरो ट्रांजिशन क्यों नहीं हो रही? अगर जीरो जीरो ट्रांजिशन होगी तो जे की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो, जबकि जे की जीरो तो जीरो से तो हमारा स्टार्ट ही नहीं है, यानी ई जीरो और एम जीरो ये तो होते ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोनोपोल और मैग्नेटिक मोनोपोल होते ही नहीं है। अगर होते भी हैं तो देखो, जीरो टू जीरो ट्रांजिशन मीन्स ट्रांजिशन बिटवीन जीरो स्पिन एंड इवन पेरिटी स्टेट्स। मल्टीप्लिसिटी इज जीरो मीन्स ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिक मोनोपोल एंड मैग्नेटिक मोनोपोल एज पर रूल। रूल कहता है कि इलेक्ट्रिक मोनोपोल और मैग्नेटिक मोनोपोल के होना चाहिए, जबकि मैग्नेटिक मोनोपोल तो होता ही नहीं है, और गामा डीके के अंदर जीरो टू जीरो ट्रांजिशन तो होती है। तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देखो ई वन जो होता है ना, हमारा यहाँ ई वन हो रहा है, ई वन का मतलब है ये डाइपोल है, वो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ई नोट का मतलब है हमारे पास ये मोनोपोल है। और जो हमारा अभी देखा मैंने गामा डीके के अंदर, गामा डीके के अंदर स्टार्टिंग ई वन ई टू ई थ्री इससे हो रही है ना, ई वन ई टू ई थ्री इससे हो रही, ई वन ई टू ई थ्री एम वन एम टू, ई नोट तो आ ही नहीं रहा कहीं। तो इलेक्ट्रिक बट मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, गामा डीके इन जीरो टू जीरो ट्रांजिशन थ्रू इलेक्ट्रिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पिन ऑफ इमिटेड फोटोन एस इक्वल टू वन। सो जीरो टू जीरो ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड वाया गामा डीके। गामा डीके के थ्रू तो ये होगा नहीं जीरो टू जीरो ट्रांजिशन। तो ये कैसे अलाउ होगा जीरो टू जीरो ट्रांजिशन? ये होगा इंटरनल कन्वर्जन के कारण। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब सीनियरिटी इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि अगर जीरो टू जीरो ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो किससे होगा? ये इंटरनल कन्वर्जन से होगा। कैसे होता है? न्यूक्लियस कैन बी ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट थ्रू टू डीके, टू डिफरेंट डीके मोड, गामा डीके और इंटरनल कन्वर्जन। यही बात करी थी मैंने कि अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई ट्रांजिशन हो रहा है एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो गामा डी के कारण, एक इंटरनल कन्वर्जन के कारण। गामा डी के में करा अपन ने, गामा डी के में हमें समझ में आया कि हमारा जीरो टू जीरो ट्रांजिशन तो हो ही नहीं रहा, यानी जो बना मैग्नेटिक मोनोपोल वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो फिर हमने देखा इंटरनल कन्वर्जन। इन इंटरनल कन्वर्जन एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस कैन ट्रांसफर एनर्जी टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। वापस से पढ़ रहा हूँ, इन इंटरनल कन्वर्जन एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस कैन ट्रांसफर एनर्जी टू ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, देन न्यूक्लियस ट्रांजिशन इनटू ग्राउंड स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन इमिटेड। क्या होता है? ये न्यूक्लियस है, ट्रांजिशन किया, यहाँ से न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी निकाली, इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया। एनर्जी ट्रांसफर बाय न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और एक बाइंडिंग एनर्जी होगी। दो एनर्जी के रूप में इनको डिवाइड किया। जो एनर्जी ट्रांसफर करेगा ना उसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो काइनेटिक एनर्जी यानी उसको धक्का दे के आगे निकालेगा, एक बाइंडिंग एनर्जी यानी उसको तोड़ के बाहर निकालेगा। तो ई गामा बराबर कितना हो गया? बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी के कोस की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि वो सबसे पास में है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी पर ई टोटल एनर्जी माइनस बाइंडिंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे के की सबसे कम होगी, यानी वो जल्दी से उसमें इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, यानी इसकी मोशन ज़्यादा है तो वो जल्दी से निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के की सबसे कम, फिर एल की, फिर एम की, फिर एन की, ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है। फिर तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ के शेल इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? के शेल की होगी। निकालने की संभावना सबसे ज़्यादा किस में होगी? के शेल में, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? के शेल, फिर एल की, फिर एम की, फिर एन की। अब इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन देखना है अपने, के शेल के इलेक्ट्रॉन टोटल की देखनी है कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? के की जोड़ो, एल की जोड़ो, एम की जोड़ो, एन की जोड़ो, टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो अपन को मिल जाएगी कि मतलब शेल इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो मिलेगी लैम्डा ई बराबर लैम्डा के प्लस लैम्डा एल प्लस लैम्डा एम प्लस लैम्डा एन। ठीक है, तो ये तो मिल गया इलेक्ट्रॉन की और ये मिल गई गामा की। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी। ये हो गए हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल। कन्वर्जन कोफिशिएंट क्या कहता है? अल्फा बराबर एन ई अपॉन एन गामा, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय गामा पर नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी गामा के कारण जो पार्टिकल है। अगर एन ई की वैल्यू अगर जीरो कर दूँ तो अल्फा जीरो मिलेगा मुझे, सही बात है। अगर इसको जीरो कर दूँ तो ये तो इन्फिनिटी मिलेगा। यानी अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है? जेड की पावर के, यानी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, यानी प्रोटॉन नंबर कितने हैं। जेड एक्स ए लिखते हैं ना, हम बहुत दिनों से लिख रहे हैं। जेड यानी प्रोटॉन नंबर की
क्यूब के पावर के बराबर होगा कन्वर्जन कोफिशिएंट। कन्वर्जन कोफिशिएंट 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमेशा हैवी एलिमेंट के लिए ही इंटरनल कन्वर्जन डोमिनेंट होगा, हैवी न्यूक्लियाई के लिए ये भारी न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। तो बीएससी पार्ट थर्ड, इसमें सेम फिफ्थ आता है। सेम फिफ्थ में जो पेपर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसके बारे में बता देता हूँ। जो न्यूक्लियर फिजिक्स अपन ने स्टार्ट की थी, तो उसमें सबसे पहले अपने पढ़ा था न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले समझा था न्यूक्लियस क्या होता है ना। फिर न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ समझी थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद में उसमें मॉडल्स देखे थे कि न्यूक्लियस को ऐसा मान सकते हैं, वैसा मान सकते हैं, कैसा मान सकते हैं। फिर उनके तोड़ तोड़ के उनमें दो दो न्यूक्लियस में बाइंडिंग एनर्जी में तोड़ा, फिर दोनों को जोड़ा, तो जोड़ना और तोड़ना में फ्यूज़न फ्यूज़न आ गया। फिर उनमें फ्यूज़न फ्यूज़न समझ में आया, तो फिर समझ में आया कि इनमें रिएक्शंस भी होती है, इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, फोटो डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, फिर प्रोटॉन के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा, गामा फोटोन के द्वारा, ये सारी रिएक्शंस देखी। रिएक्शन फिर हमने कंजर्वेशन लॉज लगाए कि चार्ज कंजर्व है कि नहीं, मास कंजर्व है कि नहीं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं, ये सारी बातें समझाई थी। फिर अपन ने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी थी, न्यूक्लियर रिएक्शन देखी। फिर अपन ने आता अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट चैप्टर है रेडियो एक्टिव डी के। ये समझ में आता है तो समझ में आती है कि न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी है, क्योंकि इसमें अल्फा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, फिर बीटा डी के में पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स हमने कंप्लीट की है बीएससी पार्ट फिफ्थ के लिए, सेमेस्टर फिफ्थ के लिए। तो आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स। तो न्यूक्लियर के लेक्चर को देखते रहना, आसान है। थोड़ा थोड़ा थ्योरी पे फोकस करना, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना, क्योंकि आएंगे ही आएंगे। और एक मैंने पेपर डाल रखा है, उस पेपर को सॉल्व करना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, या मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी यही है, फिजिक्स बाय शुभम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ से हो सकते हो, या एक व्हाट्सएप पे चैनल बना रखा है, उससे हो सकते हो कनेक्ट, या कमेंट में बता देना कि सर इस पर पीडीएफ डाल दो मुझको। इस नोट्स, जो सारे नोट्स हैं उनकी पीडीएफ डाल दो, तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे तुम्हें, ठीक है। ओके, राधे राधे, धन्यवाद।